हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पिछली वाली क्लास में हमने बलवन के बारे में बात करी थी। थोड़ा सा ही विषय में इसके विषय में चर्चा करी थी हमने बलवन के विषय में। और क्लास में मैंने ज़्यादा नहीं बताया था बलवन के विषय में, ठीक है। लेकिन आज हम फिर से बलवन को ही देखेंगे, क्योंकि बलवन की पूरी राजनीतिक शक्ति, पूरी तरीके से इसका साम्राज्य, किस तरीके से इसने अपने आप को इन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया, कैसे एक दास होने के बावजूद भी ये फिर से एक कैसे एक तुर्क सरदार होने के बावजूद कैसे एक सिंहासन के पद पर बैठे। फिर उसके बाद इन्होंने किस तरीके से अपनी शक्ति को मजबूत किया। जो दास थे, जो उस समय तुर्कान चहलगामी थी, किस तरीके से इन्होंने पूरी तरीके से उसको समाप्त किया। धीरे धीरे राजा को अपने अंडर में किया, जो सुल्तान था उसको अपने अंडर में किया, और धीरे धीरे पूरी जो शक्ति थी उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो चलिए आइए बात करते हैं बलवन के बारे में। बलवन जो एक दिल्ली सल्तनत का बहुत महत्वपूर्ण शासक होता है। दिल्ली सल्तनत की अगर देखिए हम बात करें, थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो देखिए दिल्ली में बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो इसका शासनकाल 1206 से स्टार्ट हो जाता है और आपके देखिए 1526 बीसी एडी तक इसका शासनकाल चलता है। एडी का मतलब होता है ईसवी। क्या होता है जी? ईसवी। एडी का मतलब ईसवी होता है। और इस समय तक पूरी दिल्ली सल्तनत कहाँ चलती है? दिल्ली सल्तनत चलती है दिल्ली पर, ठीक है, पूरी तरीके से। इसका संस्थापक की हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो माना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है संस्थापक, ठीक है। संस्थापक जो होते हैं दिल्ली सल्तनत के वो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं। आप बस देख के जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए, और आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती चली जाएंगी। आप देखते चले जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे क्लासेस हमारी चल रही हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का संस्थापक माना जाता है। और जबकि इसका वास्तविक संस्थापक की हम बात करें तो इसके वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? वास्तविक संस्थापक इसमें इल्तुतमिश को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। और इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है उसका दामाद होता है इल्तुतमिश, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 से लेकर के 1526, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो होता है उसका नाम होता है इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी। आज मैं थोड़ा तेज नहीं बोलूंगा, ठीक है, थोड़ा सा गला खराब है मेरा, तो इस वजह से मैं आज तेज नहीं बोलूंगा, ठीक है। बरसात आपको मैं थोड़ा धीरे धीरे ही समझाऊंगा आज, ठीक है। देखिए हम बात कर रहे थे, क्योंकि जितने भी अब तक शासक आते हैं दिल्ली सल्तनत में, जो गुलाम वंश चल रहा होता है, गुलाम वंश पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और यहाँ पर जो पहले वंश चल रहा था ससमानी वंश, ठीक है, ससमानी वंश जो चल रहा था, उस वंश की समाप्ति के बाद दिल्ली सल्तनत में जो एक नया वंश चलता है जिसे हम इलवारी वंश कहते हैं, इलवारी वंश, ठीक है। क्योंकि ये जो था इलवारी जाति का था, ठीक है। अफरासियाब का अपने आप को वंशज बताता था और बताता था कि मैं इलवारी के तुर्क हूँ। ये बलवन था। बलवन उस समय अपने आप को इलवारी तुर्क कहता था, ठीक है। और उससे पहले जो शासक आए थे वो सभी इल्तुतमिश के वंशज थे, इसीलिए इस वंश को पूरी तरीके से समाप्त कर देता है और आगे जो नया वंश चलाता है उसमें होता है इलवारी वंश, ठीक है। आइए जानते हैं बलवन के बारे में, देखते हैं कि बलवन किस तरीके का शासक था, ठीक है। देखिए बलवन, ठीक है। बलवन की बात करें तो देखिए इसका शासनकाल जो चलता है, शासनकाल, ठीक है, शासनकाल 1266 ईस्वी से लेकर के, ठीक है, 1286 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलता है। 1286, ठीक है, ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है बलवन का। यानी 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है बलवन का। बलवन ने अपने जब बलवन शासक बना तो उस समय कुछ इसने उपाधि धारण करी। अगर हम इनके उपाधि की बात करें, ठीक है, पूरा एक जीवन काल अभी देखेंगे हम। उपाधि धारण करी, कौन कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो सबसे पहले देखिए इन्होंने इनको एक उपाधि प्राप्त हुई थी 1249 एडी में, ठीक है, उलूग खां। उलूग खां की उपाधि इन्होंने धारण करी, उलूग खां की उपाधि धारण की इन्होंने, ठीक है, उलूग खां। और उस समय उलूग खां की उपाधि धारण करी इन्होंने। और ये उपाधि इन्होंने किसने दी थी?
ये जो उपाधि दी गई थी ये उस समय नासिरुद्दीन महमूद था, नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा ये उपाधि धारण की गई थी, दी गई थी इसे, किसके द्वारा? नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। तो नासिरुद्दीन महमूद था, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद, और ये अंतिम शासक होता है। अब जो सस्मानी वंश होता है, नासिरुद्दीन महमूद अंतिम शासक होता है इस वंश का, ठीक है। लेकिन गुलाम वंश अभी भी चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि गुलामों के बाद भारत में जो सत्ता आएगी, जो दिल्ली सल्तनत में सत्ता आती है, वो खिलजी वंशों की आती है। इसके बाद खिलजी वंश आएंगे, अभी हम पढ़ेंगे वो खिलजी वंशों के बारे में, ठीक है। तो उलूग खां की उपाधि धारण की दी जाती है इसे। उलूग खां की उपाधि इसने कब धारण करी थी? तो 1249 एडी में इसने, यानी 1249 ईस्वी में इसे उलूग खां की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जो उपाधि इसको दी गई थी वो किसके द्वारा? नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। ये कब दी गई थी? जब नासिरुद्दीन महमूद को बलबन अपना दामाद बना लेता है, ठीक है। क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद को बलबन अपना दामाद बना लेता है, ठीक है, दामाद बना लेता है। और जब ये अपना दामाद बना लेता है तो उसके बाद बलबन को ये उलूग खां, बलबन को नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा उलूग खां की उपाधि धारण की जाती है। इसके बाद इसने कुछ उपाधियां अपने आप भी रखी थी, जिसमें जिल्ले इलाही, ठीक है, जिल्ले इलाही की भी उपाधि धारण करता है। ये जिल्ले इलाही की उपाधि धारण करता है। ये जो है, ये उपाधि इसने अपने आप स्वयं लेता है। ये उपाधि कौन लेता है? स्वयं अपने आप इस उपाधि को धारण करता है। और जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का, ठीक है, ईश्वर की छत्र छाया। क्या होती है जी? इसका अर्थ होता है ईश्वर की छत्र छाया। ठीक है, ईश्वर की छत्र छाया, ईश्वर की छत्र छाया, यानी ऐसा मानता है कि मैं एक ईश्वर की छत्र छाया में रहना चाहता हूँ, ठीक है, ईश्वर की छत्र छाया, ठीक है, छत्र छाया, ठीक है, ईश्वर की छत्र छाया में मैं रहना चाहता हूँ। इसने जिल्ले इलाही की उपाधि भी धारण करी थी, ठीक है, स्वयं इसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण करी थी। और ये इस समय जो उपाधि इसने धारण करी थी वो उस समय जो समय था वो 1266 एडी था। कौन सा था? तो 1266 एडी में जब अपना राज्याभिषेक कराता है तो उसी समय ये 1266 एडी में जिल्ले इलाही की उपाधि धारण करता है। इसी के साथ साथ इसने गयासुद्दीन बलबन ने, ठीक है, इसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण करी, ठीक है, गयासुद्दीन की उपाधि, क्योंकि इसका नाम बलबन था। बाद में ये गयासुद्दीन की उपाधि धारण करता है। किसकी? गयासुद्दीन की उपाधि धारण करी इसने अपने राज्याभिषेक के समय, ठीक है, गयासुद्दीन की उपाधि भी धारण करता है। ये कब करता है? राज्याभिषेक के समय। ये ठीक है, गयासुद्दीन की उपाधि राज्याभिषेक के समय, ठीक है, राज्याभिषेक के समय ये गयासुद्दीन की उपाधि धारण करता है। क्योंकि इसका राज्याभिषेक जो होता है वो कब होता है? 1266 एडी में इसका राज्याभिषेक होता है। किसका? बलबन का। और उसी समय ये गयासुद्दीन की उपाधि धारण करता है, और गयासुद्दीन की उपाधि धारण करके ये राजगद्दी पर बैठता है। उसके बाद देखिए इसने एक और उपाधि धारण करती जिसे हम कहते हैं नियामत खुदाई, ठीक है। कौन सी उपाधि थी? इसकी एक उपाधि और थी जिस उपाधि के बारे में हम जानते हैं कि उस उपाधि का नाम था नियामत खुदाई, नियामत, ठीक है, नियामत खुदाई, ठीक है, नियामत खुदाई, ठीक है, नियामत खुदाई ये उपाधि धारण करता है। इसका अर्थ होता है कि ईश्वर का प्रतिनिधि। क्या होता है जी? ईश्वर का प्रतिनिधि। ये इसकी उपाधि थी, ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है। यानी ये जनता से कहता था कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, यानी मुझे भगवान ने चुना है और मैं आपका, ठीक है, मैं ही आपका कर्ता धरता हूँ, ये मानता था बलबन ने ये उपाधि धारण करी थी, ठीक है, नियामत खुदाई। और उसी समय इसने यानी बहुत सारी चीज़ें चलाई थी उस समय, नौरोज भी लगाया था इसने अपने दरबार में। उसके बारे में हम बात करेंगे। पिछली क्लास में मैंने बात करी थी बलबन के बारे में। और मेरा थोड़ा आज गला भी खराब है, तबीयत खराब सी है थोड़ी सी, ठीक है। कोशिश यही पूरी की जा रही है कि आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बलबन की अगर हम देखिए जाति की बात करें तो इलवारी तुर्क था। जाति की बात करें कि बलबन की जाति क्या थी, ठीक है, तो जाति की बात करें तो ये इलवारी तुर्क था। कौन था जी? इलवारी तुर्क। तो याद रखना बलबन इलवारी तुर्क होता है, ठीक है। ठीक है,
देखिए बलबन जो होता है वो इलवारी तुर्क होता है, इसको याद रखना है। जाति की आती है इसकी इलवारी तुर्क, ये अपने आप को इलवारी तुर्क कहता था और द्वितीय इलवारी वंश की स्थापना करता है। इलवारी तुर्क होता है ये, ठीक है, इलवारी तुर्क। और उसी समय ये अपने दूसरे वंश की स्थापना करता है, द्वितीय इलवारी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, इसका आप याद रखना कि द्वितीय इलवारी वंश की स्थापना करता है। शायद मैं आज सही से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ तो आप उसमें टेंशन ना लें, बिल्कुल मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बताऊंगा, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, सर में भी दर्द है मेरे में, और मेरे को एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीर में कोई जान ना बची हो, क्योंकि मैं अभी ऑफलाइन क्लास कर कर आया हूँ। तो मुझे तो वहाँ पर खड़े खड़े काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि क्लास जो कराई थी इधर उधर घूम घूम कर क्लास कराई थी उसमें, तो इसलिए थोड़ा सा काफ़ी देर हो गई मुझे खड़े खड़े। मैं तुरंत वहाँ से आकर के मैंने फिर यहाँ पे आपके लिए क्लास ली है ये, ठीक है। तो याद रखना ये हमारा वीडियो है जो हम आपके लिए प्राइमर पे लगाते हैं, उसके बाद ये शाम को लगती है प्राइमर पे। तो यहाँ से क्लास करने के बाद इसको, वहाँ से क्लास करने के बाद मैं यहाँ आया हूँ और काफ़ी थक चुका हूँ मैं इस समय। चलिए, तो प्रयास मेरा यही किया जाएगा कि आपको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। चलिए, तो प्रारंभिक जीवन की बात करें, इसके बलबन के प्रारंभिक जीवन की बात करें कि प्रारंभ में बलबन का जीवन कैसा था, ठीक है। तो प्रारंभिक, थोड़ी सी प्रारंभिक जीवन की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं? प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक जीवन की बात कर लेते हैं। ठीक है, बलबन का प्रारंभिक जीवन। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आप देखेंगे तो बलबन, बलबन का प्रारंभिक जीवन, ठीक है। प्रारंभिक जीवन, ठीक है। देखिए बलबन के हम, अगर हम प्रारंभिक जीवन की बात करें कि बलबन का प्रारंभिक जीवन कैसा था, तो बचपन में ही देखिए मंगोलों के द्वारा इसको अगवा कर लिया जाता है, और मंगोलों के द्वारा इसको अगवा कर लिया जाता है, ठीक है। और बाद में इसको फिर बगदाद लाया जाता है, ठीक है। तो प्रारंभ में, यानी अगर हम बचपन की बात करें तो प्रारंभ में यानी बचपन में ही प्रारंभिक जीवन की शुरुआत अगर हम देखें बलबन की, तो बलबन को बलबन को बचपन में, ठीक है, यानी जब ये उसमें यानी एक अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है उस समय, तो बचपन में ही यानी किशोरावस्था में, बचपन में ही, ठीक है, बचपन में ही मंगोलों के द्वारा, यानी बलबन को बचपन में ही मंगोलों द्वारा, ठीक है, मंगोलों द्वारा, मंगोलों द्वारा, ठीक है, अगवा कर लिया जाता है, यानी इसे बंदी बना लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, और यहाँ से इसे फिर ये बगदाद लाते हैं। जब इसे मंगोलों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता, मंगोलों के द्वारा अगवा कर लिया जाता है, तो बाद में इसे कहाँ लाया गया था? बाद में इसे, यानी बाद में इसे बगदाद लाया गया, बगदाद लाया गया। यानी याद रखना, इसमें देखिए प्रारंभिक जीवन है, बगदाद लाया गया, तो बाद में इसे बगदाद लाया गया, और बगदाद में एक व्यापारी था जिसने इसको खरीदा था, शायद उसका नाम अगर हम बात करें तो जमालुद्दीन, ठीक है, जमालुद्दीन बसरी उसका नाम था। तो जमालुद्दीन बसरी के द्वारा बगदाद से इसको खरीदा जाता है। तो बगदाद में ही, ठीक है, बगदाद में ही, ठीक है, ठीक है, जमालुद्दीन बसरी के द्वारा खरीदा जाता है, यानी बगदाद से ये खरीद कर इसको खरीदा जाता है। इसे किसके द्वारा? जमालुद्दीन बसरी, वो एक व्यापारी होता है, उसके द्वारा खरीदा जाता है। क्योंकि उस समय देखिए मध्यकाल की अगर हम बात करें तो मध्यकाल में होता क्या था कि यहाँ पर एक दास बनाने की प्रथा चलती थी, और जो लोग ऐसे होते थे कि जिनका परिवार का पालन पोषण नहीं होता था, भरण पोषण नहीं होता था, तो उस समय होता क्या था कि वो अपने बच्चों को बाजारों में बेच देते थे। और कुछ लुटेरे डाकू ऐसे थे कि जो बच्चों को किडनैप करते थे, अगवा करते थे, और उनको सीधा ले जाकर के बाजारों में बेच दिया जाता था। यानी एक दास के रूप में जितनी भी इसकी कीमत लगती थी, बाजार लगते थे उस समय, जो आज से लगभग कम से कम अगर हम बात करें बहुत समय पहले की बात है, तो ये तो 1266 की बात, 1266 से पहले की बात है ये,
क्योंकि जब बलबन उस समय शासक नहीं था, क्योंकि आप देखेंगे कि ये एक बलबन का जीवन जो हम बात करें कि भारत में जो इसका जीवन शुरू हुआ था, तो वो हुआ था तुर्कान चहलगामी से। तुर्कान चहलगामी, ठीक है, तुर्कान चहलगामी से इसका जीवन प्रारंभ होता है। चहलगामी जो थी ये वाली, ये इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ये तुर्क सरदार थे, इसमें 40 सरदारों का एक गुट होता था, 40 सरदारों का एक गुट होता था, और इस गुट को हम कहते थे तुर्कान चहलगामी। इसका नेता ही था, बाद में जाकर के नेता जो बनता है वो बलबन इसका नेता बनता है, और तुर्क सरदारों का एक गुट होता था, 40 तुर्क सरदार होते थे इसमें। लेकिन बलबन तुर्क नहीं मानता था अपने आप को, बलबन कहता था कि मैं इलवारी वंश से हूँ और मैं अफरासियाब का वंशज हूँ। किसका वंशज हूँ? अफरासियाब, ठीक है, अफरासियाब का मैं वंशज हूँ, ये ऐसा बताता था कि मैं अफरासियाब का वंशज हूँ। और इलवारी तुर्क थे। ये कौन थे? इलवारी तुर्क थे, ठीक है, इलवारी जाति का था ये, तो द्वितीय इलवारी वंश की स्थापना करता है। अगर इसके हम वंश की बात करें कि बलबन का वंश क्या था, तो देखिए वंश की से अगर हम वंश की बात करें कि बलबन का वंश क्या था, तो वंश जो था इसका अफरासियाब। कौन सा वंश था? अफरासियाब। अफरासियाब, अफरासियाब वंश का था ये, ठीक है, अफरासियाब इसका वंश था। अगर पूछा जाए कि बलबन किस वंश से संबंधित था, तो अफरासियाब वंश से था। तो जलालुद्दीन, ठीक है, जमालुद्दीन बसरी के द्वारा इसको खरीदा जाता है, फिर वहां से इसे दिल्ली लाया जाता है, ठीक है। जमालुद्दीन बसरी भी इसको बेच देता है, इसे दिल्ली लाया जाता है बलबन को, ठीक है, किसको? बलबन को दिल्ली लाया जाता है, ठीक है, किसको जी? बलबन को दिल्ली लाया जाता है, याद रखना, बलबन को दिल्ली लाया जाता है, और यहीं पर ही दिल्ली लाया जाता है। और याद रखना कि देखिए बलबन को जब दिल्ली लाया जाता है, तो उसी समय यहाँ पर दिल्ली में ही इसको इल्तुतमिश के द्वारा खरीदा जाता है। दिल्ली में किसके द्वारा खरीदा जाता है? तो दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में इल्तुतमिश इसे खरीदता है, ठीक है, कौन खरीदता है? इल्तुतमिश। तो दिल्ली में इसे इल्तुतमिश खरीदता है, याद रखना, ठीक है, इल्तुतमिश। ठीक है, दिल्ली में इसे इल्तुतमिश के द्वारा खरीदा जाता है, और वहीं से इसकी जीवन की एक जीवन प्रारंभ भी होता है ना, समझ लीजिए बिल्कुल एक तरीके से। क्योंकि उस समय देखिए क्या होता था कि जिस व्यक्ति का दास सबसे ज्यादा कुशल और कार्य कुशल होता था, कार्य कुशलता में माहिर होता था, उसकी कीमत उतनी ज्यादा लगती थी। तो उस समय व्यापारियों में ये होड़ होती थी कि मेरे जो दास हैं वो सब हर चीज सीखे, सैन्य प्रशिक्षण सीखें, ठीक है, तलवार चलाना सीखें, तीरंदाजी करना सीखें, घुड़सवारी सीखें, यानी हर चीज में वो माहिर करते थे अपने दासों को, जिससे कि वो हर चीज सीखते जाएं। और उसी समय ये चीजें चल रही थी और उनमें होड़ होती थी। इसी तरीके से इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश को भी उस समय दास बनाया जाता है, उसके भाई उससे नफरत करते हैं, उसको बेच देते हैं बाजार में ला करके। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में ला करके ही उसको बेचा जाता है, 1 लाख दिनारों में उसको खरीदा जाता है, ठीक है। उस समय जो दिल्ली में मुद्रा चल रही थी, उसी मुद्राओं में उसको खरीदा जाता है। तो याद रखना ये सब चीजें आती हैं वहां पे। देखिए 1233 में ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने इसे खरीदा। जब 1233 में ग्वालियर विजय कर रहा था कौन? इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश उस समय ग्वालियर अभियान पे विजयी था। उस समय कहाँ था? ग्वालियर, मध्य प्रदेश, यानी ग्वालियर अभियान हुआ था उस समय, ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर अभियान, ठीक है, ग्वालियर अभियान हुआ था 1233 में। 1233 में ग्वालियर अभियान के बाद इल्तुतमिश ने इसको खरीदा, किसको? बलबन को। तो याद रखना बलबन को कौन खरीदता है? 1133 नहीं, 1233 एडी में, 1233 ईस्वी में उस समय इल्तुतमिश के द्वारा ग्वालियर में एक अभियान किया जाता है और उसी अभियान के द्वारा इसको खरीदा जाता है। उसके बाद देखिए इसमें उसी के बाद चालीसा दल की स्थापना की जाती है इल्तुतमिश के द्वारा, और चालीसा दल का इसको सरदार बनाया, चालीसा दल में इसको शामिल किया जाता है। ग्वालियर अभियान के बाद जब इसको खरीदा जाता है बलबन को, तो उसके खरीदने के बाद ये चालीसा दल का निर्माण होता है और उसी चालीसा दल में इसको शामिल किया जाता है, किसको? बलबन को। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। तो इल्तुतमिश के द्वारा बलबन को दिल्ली में खरीदा जाता है। कब? 1233 ईस्वी में एक अभियान किया जाता है, ग्वालियर अभियान, और उस अभियान के बाद दिल्ली में इसको खरीदा जाता है और खरीदने के बाद इसको तुर्कान चहलगामी में शामिल कर देता है। इल्तुतमिश द्वारा सुल्तान का व्यक्तिगत इसको सेवक बनाया गया था सबसे पहले, क्योंकि उस समय व्यक्तिगत सेवक जैसे मान लीजिए आज भी हमारे वर्तमान में। तो याद रखना 1233 के बाद 1233 के बाद
ठीक है। इल्तुतमिश द्वारा इसे अपना व्यक्तिगत सेवक बनाया जाता है। ठीक है जी, याद रखना। व्यक्तिगत सेवक का मतलब होता है जैसे आज भी हमारे देखिए वर्तमान में हमारे जो हमारे जो वो हैं वजीर आला, जो सुल्तान कह सकते हैं आज इन्हें, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के कोई पर्सनल अपने चीफ सेक्रेटरी होते हैं, पर्सनली पीए भी होते हैं। ठीक है, पीए जो होते हैं वो व्यक्तिगत सेवक होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत सेवक का मतलब होता है कि जैसे कि अब यहाँ तो सरकार नियुक्त करती है इनके लिए, जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मैं अपना कोई पीए रख लूँ तो पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, यानी मेरे क्या है कि अगर मुझसे मिलना है तो मुझसे पहले आप पीए से पहले इजाज़त लोगे, पीए से पूछोगे। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में पीए को पता होगा, मेरे बारे में, यानी जो मैं मेरे बारे में विषय में पीए को पता होगा कि कब कहाँ पे किससे मिलना है, क्या करना है। तो ये एक व्यक्तिगत सेवक होते थे। तो उस समय इल्तुतमिश ने क्या करा था कि बलबन को अपना व्यक्तिगत सेवक बनाया, यानी आप समझ सकते हैं कि पीए बनाया, यानी पर्सनल सेक्रेटरी उसको बनाया, पर्सनल असिस्टेंट उसको बनाकर रखा था, व्यक्तिगत सेवक बनाया था। और उसके बाद तुर्कान चेहरगामी में इसको जोड़ देता है। ठीक है, यहाँ से भी रजिया के समय में, अगर हम रजिया के समय की बात करें, क्योंकि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान शासिका बनती है, 1236 से लेकर 1240 तक शासिका रहती है। उसी समय रजिया सुल्तान के द्वारा इसको एक पद दिया जाता है, उस पद का नाम था अमीर ए ममलिकात। ठीक है, सॉरी अमीर ए रजिया के समय, सॉरी अमीर ए शिकार। तो अमीर ए शिकार का इसका पद दिया जाता है, रजिया सुल्तान के समय में इसको अमीर ए शिकार का पद दिया जाता है, तो याद रखना। ठीक है, बलबन। ठीक है, देखिए रजिया सुल्तान के समय, रजिया रजिया सुल्तान के समय अमीर ए शिकार, अमीर ए शिकार का पद दिया जाता है। ठीक है जी, अमीर शिकार मतलब उस समय जो शिकार करते थे सुल्तान, तो उस समय बहुत महत्वपूर्ण पद होता था ये। अमीर शिकार का, शिकार का अधीक्षक होता था उस समय, यानी जो शिकार करने जाते थे, जो सुल्तान जो शिकार करते थे, शिकार का अधीक्षक होता था, याद रखना, शिकार का प्रमुख अधीक्षक। ठीक है, जो शिकार होते थे, शिकार का प्रमुख अधीक्षक, महत्वपूर्ण पद होता था उस समय, अधीक्षक। लेकिन ये नहीं चाहते थे कि किसी स्त्री के अंडर में रह करके हम कार्य करें, किसी स्त्री के नीचे रह करके हम कार्य करें, कि जैसे कि उनको ये महसूस होता था कि हम किसी स्त्री के अंडर में कार्य कर रहे हैं, जबकि पुरुष कोई सुल्तान जो होना चाहिए वो पुरुष होना चाहिए। बाद में रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह भी होता है, ये तुर्क अमीर ही होते हैं जो विद्रोह करते हैं, और उसके बाद उसके बेटे को, यानी जो इसका योग्य शासक होता है इल्तुतमिश का, उसको शासक बना दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद बहराम शाह ने इसे अमीर आखुर का पद दिया। अमीर आखुर का पद दिया किसने? बहराम शाह ने। तो बाद में इसको बहुत सारे पद मिलते हैं, तो बहराम शाह के द्वारा। ठीक है, बहराम शाह, ठीक है, याद रखना, ये वही बहराम शाह था, बहराम शाह के द्वारा। ठीक है, बहराम शाह के द्वारा, ठीक है, अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर का पद दिया। ठीक है, अमीर आखुर का पद दिया गया इसे। तो बहुत महत्वपूर्ण पद होता था उस समय अमीर आखुर। अगर हम अमीर आखुर की बात करें तो शाही दरबार का प्रमुख अधिकारी होता, ये तो शाही असफशाला का प्रमुख अधिकारी होता था। अमीर आखुर का मतलब होता है कि शाही दरबार का, सॉरी, शाही असफशाला का प्रमुख अधिकारी। ठीक है, असफशाला तो आप जानते हैं घोड़े वाली, उस समय सेना बहुत महत्वपूर्ण होती थी, और ये जो था उस समय शाही असफशाला का प्रमुख होता था। तो अमीर आखुर का जो अर्थ होता है, ठीक है, यानी शाही असफशाला का प्रमुख अधिकारी, शाही असफशाला, असफशाला का प्रमुख
अधिकारी। क्योंकि आप देखेंगे कि उस समय जो उस समय दिल्ली सल्तनत में जो प्रमुख सेना होती थी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की अगर प्रमुख सेनाओं की बात करें कि दिल्ली सल्तनत में जो प्रमुख सैनिक सेना होती थी, तो उस समय देखिए 3 सेना बहुत महत्वपूर्ण होती थी। कौन सी? एक तो होती थी घोड़े वाली सेना, जिसे हम अश्व सेना कहते थे, घोड़े वाली सेना, ठीक है। एक होती थी घोड़े वाली सेना, जिसे हम अश्व सेना के नाम से जानते हैं, अश्व सेना इसे कहते हैं, ठीक है, अश्व सेना। उस समय क्योंकि ज़्यादा कुछ तो थे नहीं, पढ़ने नहीं, थोड़ी लड़ने वड़ने के मामले में ऐसा तो नहीं था कि उस समय बंदूक होती हैं या फिर वो होती हैं, ठीक है, तोप होती हैं, मिसाइल होती हैं, ये नहीं था उस समय। उस समय जो चीज़ें थी, वो ये थी कि उस समय जो जिस शासक के पास सेना ज़्यादा होती थी, अश्व सेना, गज सेना, ठीक है। दूसरी सेना जो होती थी गज सेना होती थी, गज सेना जो होती थी वो हाथियों वाली सेना होती थी। कौन सी थी? हाथियों वाली सेना। तो हाथियों वाली सेना होती थी, इसे हम गज सेना कहते थे। और जो तीसरी जो सेना होती थी उसको बोलते थे हम पैदल सेना, ठीक है, पैदल सेना। तो ये महत्वपूर्ण सेना होती थी, पैदल सेना, अश्व सेना और आपके हाथियों वाली सेना। तो ये सेनाएं महत्वपूर्ण होती थी। और उसी में ये जो होता था अमीर आखुर का पद, ये होता था शाही अश्वशाला का प्रमुख अधिकारी होता था। यानी जो सेना होती थी अश्वशाला वाली, और घोड़े जहाँ रखे जाते थे, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी होता था उसे बोलते थे अमीर आखुर। इसको यह पद दिया गया था किसके द्वारा? बहराम शाह के द्वारा। बहराम शाह के द्वारा इसको यह पद दिया गया था। ये क्यों दिया गया था? क्योंकि बहराम शाह ने इसके लिए यह पद इसलिए दिया क्योंकि उस समय बलबन ने रजिया सुल्तान को हटा करके इसको शासक बनाया था। इससे खुश होकर के इसको अमीर आखुर का पद दिया, ठीक है, अमीर आखुर का पद दिया था इसको ही, ठीक है। आगे बात करें तो इसमें देखिए और भी पद दिया। महमूद शाह द्वारा इसके अमीर हाजिब का पद दिया जाता है, ठीक है। महमूद शाह द्वारा अमीर आखुर का पद, किसका? अमीर आखुर, ठीक है, याद रखना, अमीर आखुर, ठीक है, अमीर आखुर का पद दिया गया था इसे, ठीक है। सॉरी, अमीर आखुर तो हो गया, ठीक है। अमीर हाजिब का पद दिया गया था इसे, किसके द्वारा? अमीर हाजिब। तो अमीर हाजिब के द्वारा मसूद शाह द्वारा अमीर हाजिब का पद दिया गया था, याद रखना। तो मसूद शाह था, ठीक है, अमीर हाजिब, अमीर हाजिब का पद किसके द्वारा? मसूद शाह के द्वारा, ठीक है। ये जो पद दिया गया था मसूद शाह के द्वारा, मसूद शाह, ठीक है, मसूद शाह के द्वारा इसे किसका पद दिया गया था? अमीर हाजिब का पद दिया गया था। यानी शाही दरबार का प्रमुख कौन होता था? शाही दरबार का वरिष्ठतम अधिकारी होता था ये उस समय। अमीर हाजिब का मतलब होता था शाही दरबार का प्रमुख वरिष्ठतम अधिकारी, ठीक है, शाही दरबार का वरिष्ठतम अधिकारी, ठीक है, अधिकारी, ठीक है, शाही दरबार का वरिष्ठतम अधिकारी होता था उस समय, इसको इसके पद पे बैठाया गया था। अब देखिए वरिष्ठतम कैसे, मान लीजिए वरिष्ठतम कौन होते हैं? वरिष्ठतम का मतलब होता है जो सबसे अनुभवी हो। जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में अभी इस टाइम, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जजों की संख्या जो है उसमें, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो इसमें जज होते हैं वो 34 जजों की संख्या बताई गई है कि 34 जज हैं। लेकिन उसमें जो एक होता है वो मैन होता है। जैसे हमारे अभी हैं YS चंद्रचूड़, ठीक है, ये मुख्य जस्टिस अधिकारी हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं ये। तो ये सबसे वरिष्ठतम, जो इसमें सबसे वरिष्ठतम होता है उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, सबसे वरिष्ठतम। तो उस समय एक शाही दरबार होता था, उस शाही दरबार लगता था, शाही दरबार का वरिष्ठतम अधिकारी होता था, यानी बहुत ज़्यादा इसकी चलती थी उस समय। तो इसको ये पद दिया गया था किसके द्वारा? मसूद शाह के द्वारा, ठीक है। तो बलबन को अपनी योग्यता के कारण बहुत सारे पद दिए गए थे। एक दास से एक राजा की इसने एक यात्रा शुरू की थी, यानी दास से एक राजा बनता चला गया था धीरे धीरे। ये क्या नाम था इसका? बलबन, ठीक है। आगे बात करें यहाँ से, देखिए जब ये इसको मसूद शाह के द्वारा इसको पद दिया गया था तो उस समय रेवाड़ी की इसको जागीर दी गई थी। रेवाड़ी की इसे जागीर दी गई थी, वहाँ का इसे एक बनाया गया था, ठीक है।
हरियाणा का जमीर दी, हरियाणा में, रेवाड़ी हरियाणा में पड़ता है, वहीं पर इसको जागीर दी गई थी और इसको शासन संभालने के लिए इसे जो बोल दिया कि आप यहाँ पर रह करके ठीक है सूबेदारी कीजिए, कहाँ, रेवाड़ी में जा करके। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बात करें तो अगस्त, ठीक है, अगस्त 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद शाह के द्वारा साथ कर दिया था और नासिरुद्दीन महमूद ने इसे खुश होकर के उलूग खां की उपाधि भी दी थी। वो उपाधि की मैंने बात कर दी है कि 1249 में इसको उपाधि दी जाती है, किसके द्वारा, नासिरुद्दीन महमूद शाह के द्वारा। बहराम शाह द्वारा एक पद का सृजन किया जाता है, जो बहराम शाह होता है, इस बहराम शाह के द्वारा एक पद का निर्माण किया जाता है। ठीक है, उस पद की बात करें तो नायाब ए ममलिकात, ठीक है, नायाब ए ममलिकात, नायाब ए ममलकात। तो बहराम शाह के द्वारा एक पद का सृजन किया जाता है जिसे हम नायाब ए ममलिकात बोलते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पद होता था उस समय और इस नायाब ए ममलिकात का पद होता था, रीजेंट बोलते थे इसे उस समय, यानी वर्तमान में इसे रीजेंट बोलते हैं। तो नायाब ए ममलिकात बहुत महत्वपूर्ण पद होता था और इस पद का जो सृजन किया था उसका नाम था बहराम शाह और इस पद पर किसको बैठाया गया था, बलबन को। लेकिन सबसे पहले जो इस पद पर बैठा था उसका नाम था ठीक है इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। इख्तियारुद्दीन ऐतगीन सबसे पहले इस पद पर बैठा था, याद रखना, ऐतगीन को सबसे पहले इस पद पर बैठाया गया था। ठीक है, चलिए तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास आज अच्छी लगी होगी। मैंने आज लिख कर ही बताया बलबन के विषय में और मैं आपको आगे नेक्स्ट बता देता हूँ कि 1286 तक इसका शासनकाल रहता है। बहुत सारी कठिनाई को इसका सामना करना पड़ता है, रक्त एवं लोहे की नीति का पालन करता है। ठीक है, ये इसके विषय में यहाँ पे है, देखिए आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो शासक आता है उसका नाम होता है कैकुबाद और शमसुद्दीन की उमर। ठीक है, बलबन की बहुत सारी नीतियाँ थी, बलबन ने अपनी नीतियाँ चलाई थी। ठीक है, बहुत सारी नीतियों का इसने पालन किया था और उसी नीतियों का आगे जाकर के अलाउद्दीन खिलजी ने पालन किया था। ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। देखिए कैकुबाद और शमसुद्दीन की उमर, बलबन ने अपनी मृत्यु के से पहले अपने बड़े पुत्र ठीक है मोहम्मद के पुत्र केकू खुसरव को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन तुर्क सरदार ने उसे मुल्तान का प्रांतीय शासक बना दिया। यानी इसको जो के खुसरव जो था, के खुसरव, इसको पहले शासक बना दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, जो तुर्क सरदार थे जो अभी भी अरबी भूमिका निभा रहे थे, कुछ सरदार बच गए थे, उन्होंने इसको मुल्तान का प्रांतीय शासक बना दिया। दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने एक षड्यंत्र के तहत बलबन के दूसरे पुत्र, नाम था उसका बुगरा खां, बुगरा खां के पुत्र केकुबाद को, बुगरा खां का पुत्र था जिसका नाम था केकुबाद, उसको सुल्तान बना दिया, षड्यंत्र रच दिया था। ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई थी यहाँ पर, षड्यंत्र के कारण इसको सुल्तान बना दिया गया था। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने शमसुद्दीन की उमर की हत्या कर, किसकी, शमसुद्दीन की उमर, ये जो था इसको 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने शमसुद्दीन की उमर की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना करी थी जिसे हम खिलजी वंश कहते हैं। कब से कब तक चला था, 1290 से लेकर के 1320 तक, ज्यादा समय तक नहीं चलता है, मात्र 30 वर्षों तक इसका शासनकाल चलता है और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शासक की तो आप जानते ही हैं, नाम था इसका अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी अगला शासक होता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर से आऊँगा, जरूर लाऊंगा, टॉपिक लेकर आऊँगा, याद रखना, खिलजी वंश को लेकर के फिर से हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप कहीं मत जाना, फिर से इसी समय पे फिर मिलेंगे हम क्लास में। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।